हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है गहने। जमुना जी की अभी अभी नींद लगी ही थी कि बहू ममता उनके कमरे में आ गई और उन्हें झकझोरते हुए बोली, लो अम्मा जी, बात कर लो। जमुना जी ने आंखें खोलकर देखा तो ममता हाथ में फ़ोन लिए खड़ी हुई थी। उसे इस तरह देखकर जमुना जी ने पूछा, किसका फ़ोन है बहू? और किसका होगा, आपकी लाडली बेटी का है। जब देखो बस फ़ोन खुड़का देती है, ये भी नहीं देखती कि सामने वाला आदमी कोई ज़रूरी काम कर रहा होगा या कोई आराम कर रहा होगा। बिल्कुल भी नहीं सोचती कि किसी के आराम में ही खलल पड़ रहा होगा। जमुना जी के छोटे से सवाल पर ममता ने पूरा लेक्चर दे दिया। बहू, वो मेरी बेटी है, उसका दिल भी तो मेरे लिए दुखता ही होगा ना। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो रोज़ फ़ोन लगा देती है, नहीं तो पहले कहाँ रोज़ फ़ोन करती थी। हाँ, हम तो आपको बड़ा दुख में रखते हैं जो उसका दिल आपके लिए दुखता है, चिड़चिड़ाती हुई ममता ने कहा और आखिर फ़ोन उन्हें पकड़ाकर वहीं पास में खड़ी हो गई। आखिर ये भी तो सुनना जरूरी था कि जमुना जी अपनी बेटी से क्या बात करती हैं। जमुना जी ने अपने कांपते हाथों से फ़ोन को अपने कानों पर लगाया और बोली, हाँ बिटिया, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ अम्मा, तुम कैसी हो? बस बिटिया, अपनी ज़िंदगी के दिन गिन रही हूँ। अब तो शरीर भी साथ नहीं देता, बस भगवान उठा ले अब तो। अरे ना अम्मा, अभी तो बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तो पोते पोती नाती नातिनों की शादी देखना बाकी है। अब तो ना लगे है बिटिया कि तब तक जिंदगी जी पाऊंगी। बस तुम लोगों को भगवान सारी खुशी दे और हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। कहते कहते अम्मा जी को खांसी चलने लग गई। ममता ने अम्मा के हाथ से फ़ोन लेकर काट दिया और अम्मा को पानी का गिलास पकड़ाकर वापस रसोई में चली गई। अम्मा ने जैसे तैसे अपने कांपते हाथों से 2 घूंट पानी पिया और गिलास रखने ही लगी थी कि हाथ से छूटकर गिलास गिर गया। अचानक गिलास गिरने की आवाज़ सुनकर ममता दौड़ी दौड़ी कमरे में आई। गिलास को जमीन पर गिरा देखकर जमुना जी पर चिल्लाने लगी, ये क्या है अम्मा जी, आपसे गिलास भी रखते नहीं बनता, गिरा दिया ना पानी और कर दिया ना फर्श गीला। अब मेरा काम फैला दिया। अब मैं घर का काम संभालूं या आपको संभालूं या आपके बिगड़े काम संभालूं? बहू, हाथ कांप रहे हैं इसलिए गिलास गिर गया। हाँ हाँ, सब समझती हूँ मैं। फ़ोन पकड़कर बेटी से तो बात कर लेते हो आप, तब तो आपके हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपते, पर जहाँ मेरा काम फैलाना हो वहाँ आपके हाथ कांपने लग जाते हैं। अरे घर में कौन सी नौकरानी लगी है, मुझे ही साफ करना है तो कम से कम बहू की सुविधा भी देख लिया करो, बहू में भी जीव होता है। बड़बड़ाती हुई ममता बाहर गई और एक कपड़ा लेकर कमरे में आई और फर्श पर पोछा लगाने लगी। पोछा लगाकर खड़ी हुई और जमुना जी की तरफ देखकर बोली, अब सो जाइए आप। बिना जमुना जी की प्रतिक्रिया जाने ही ममता दरवाजा जोर से पटकती हुई बाहर निकल गई। जमुना जी एकटक अपनी बहू को देखती रह गई, पर वो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती थी। आखिर रहना तो उन्हें उसी के साथ था। बेटा तो सुबह का गया शाम को ही घर में आता था, दिन भर तो ममता ही होती थी उनके पास, इसलिए उसकी तेज जबान को भी जमुना जी झेल जाती थी। खैर, ममता तो शुरू से ही तेज स्वभाव की रही है, पर फिर भी जमुना जी ने सब कुछ संभाल लिया। पैसे टके के मामले में कभी भी अपने बेटे पर निर्भर नहीं रही। पति की पेंशन का पूरा सहारा था। जब तक जमुना जी के हाथ पैर चलते थे तो वो अपनी बेटी वंदना को खूब बुलाती थी, अपने हाथों से उसकी पसंद की चीज़ें खुद बनाकर खिलाती थी। बहू अगर चिड़चिड़ करती भी तो सीधा जवाब दे देती थी, कौन से तुम्हारे पति के पैसे खर्च करवा रही हूँ, अभी तो मेरे पति की पेंशन आती है। अगर बेटी पर खर्च करती हूँ तो तुम लोगों पर भी खर्च करती हूँ। वो अकेली आकर खाती है क्या? तुम सब भी तो खा रहे हो, इसलिए हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है। जमुना जी का जवाब सुनकर ममता चुप हो जाती, पर जब से जमुना जी बिस्तर पर आई हैं तब से ममता का व्यवहार और भी रूखा हो गया है। अब तो फिर भी जमुना जी लाठी के सहारे उठकर अपने नित्य कर्म तो कर लेती हैं, नहीं तो जब से वो बिस्तर पर अपने कामों के लिए दूसरों पर मोहताज हो चुकी थी, उस समय बेटी वंदना ने ही उसकी सेवा की थी। तब तो ममता आसपास भी नहीं भटकती थी। उन 10 दिनों में वंदना ने इस घर में रहकर जमुना जी की खूब सेवा की थी। लेकिन जैसे ही जमुना जी धीरे धीरे लाठी के सहारे खड़ी होने लगी और अपने नित्य कर्म अपने आप ही करने लगी, उसके बाद से ही ममता ने अपना व्यवहार वंदना के प्रति और रूखा कर लिया। आए दिन किसी न किसी बात पर वंदना से बहस करने लगी थी।
छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती थी। अब तो जमुना जी को भी ममता की नज़रें बड़ी अजीब सी लगती थी। पता नहीं क्यों वो सुबह और रात को सोते समय जमुना जी के पास जरूर आती थी और उनके गहनों पर सबसे पहले नज़र मारती थी, जबकि जमुना जी ने सिर्फ कानों के सोने के झुमके और पैरों में चांदी की पायल के अलावा कोई गहने नहीं पहन रखे थे। हाथों में से लाख की चूड़ियाँ ही थी। उस दिन करवा चौथ था। वंदना अपने मायके में ही मौजूद थी। वंदना अम्मा की तबीयत का सुनकर जल्दबाजी में तो आई थी, तो ढंग के कपड़े भी नहीं लाई थी। तो अम्मा के कहने पर उनकी अलमारी में से उनकी भारी सी साड़ी निकालकर उसने पहन ली। वह साड़ी जमुना जी के लिए ममता के मायके से आई थी। यह देखकर ममता गुस्से से आग बबूला हो गई और वंदना पर चिल्लाने लगी, किससे पूछकर तुमने अम्मा जी की अलमारी खोली? सब जानती हूँ मैं कि इस घर में क्यों रुकी हुई हो। अरे अम्मा की सेवा तो बहाना है, सब कुछ हड़प कर ले जाना चाहती हो अपने साथ, और पता नहीं क्या क्या निकाला होगा अलमारी से। उसकी बात सुनकर वंदना की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, भाभी अम्मा ने कहा था इसलिए पहन ली। सब जानती हूँ तुम्हारा तिरिया चरित्र, अम्मा को बातों में फुसलाकर सब कुछ अपने नाम कर लेना चाहती हो। बहू बस कर, क्या बोल रही है? तुझे पता भी है एक साड़ी क्या पहन ली उसमें इतना हंगामा कर रही है? मेरी चीज़ों पर मेरी बेटी का भी हक है। क्यों अम्मा जी, रहती तो हमारे साथ हो, फिर बेटी का काहे का हक? इसे तो मैं एक फूटी कौड़ी भी ना लेने दूँ। बस करो ममता, तुम्हें शर्म नहीं आती अम्मा से लड़ते हुए? अचानक माधो ने अंदर आते हुए कहा। माधो को देखकर ममता चुप तो हो गई, लेकिन घर का माहौल तो खराब हो ही चुका था। ये आए दिन का किस्सा होने लगा था। आखिर जमुना जी भी कब तक बर्दाश्त करती? खुद ही ऐसी स्थिति में थी कि ज़्यादा क्या ही बोलती, इसलिए उन्होंने वंदना को खुद ही जाने को कह दिया। खैर वंदना तो बेटी थी, उसे तो अपने ससुराल जाना ही था, इसलिए वो वापस अपने ससुराल चली गई। अब वो जमुना जी से फ़ोन पर ही बात करती थी, उसमें भी ममता चिढ़ जाती थी। कई बार तो वो जानबूझकर बात ही नहीं करवाती थी। खुद से भी कुछ होता नहीं है और बेटी वंदना को भी आने देती नहीं है। पता नहीं मन में क्या वहम पाल रखा है। ममता को ऐसा क्यों लगता है कि वंदना कहीं संपत्ति में से हिस्सा ना मांग ले और अम्मा मरने से पहले दे भी ना जाए। बेटा माधव भी ज़्यादा कुछ कहता नहीं था, क्योंकि रोज़ घर की शांति भंग होने लगी थी, इसलिए अम्मा ने ही उसे चुप रहने के लिए कह दिया। खैर जमुना जी अपने पलंग से जैसे तैसे उठी और लाठी का सहारा लेकर बाथरूम की तरफ जाने लगी, लेकिन पता नहीं क्यों आज पैर लड़खड़ा गए और वो जमीन पर गिर पड़ी। अचानक कमरे में गिरने की आवाज़ सुनकर बहू कमरे में आ गई और जमुना जी को गिरा हुआ देखकर बोली, अरे अम्मा जी, क्या हाथ पैर तोड़वाने का इरादा है? यदि हाथ पैर टूट गए तो मुझसे तो नहीं होगी आपकी सेवा। जैसे तैसे झल्लाती हुई ममता ने जमुना जी को सहारा देकर पलंग पर बैठाया। पलंग पर लेटते ही जमुना जी ममता से बोली, बहू मेरे शरीर में बिल्कुल जान नहीं रही, कब मेरे प्राण पखेरु उड़ जाए। एक बार वंदना को यहाँ बुला दे, मैं बस एक बार उसे देखना चाहती हूँ, उससे मिलना चाहती हूँ। ठीक है बुला लूँगी, कहकर जमुना जी को ममता वहीं छोड़कर अपने कमरे में आ गई। पता नहीं अपनी बेटी को क्या देने के लिए बुला रही है, मैं तो बिल्कुल फ़ोन नहीं करूँगी, मन ही मन सोचती हुई ममता ने वंदना को फ़ोन करना ठीक नहीं समझा। रात को माधव घर पर आया तो अम्मा के कमरे में गया। वहाँ अम्मा को सोता हुआ देखकर वापस बाहर आ गया। सुबह उठकर जब जमुना जी के कमरे में गई तो जमुना जी का प्राण पखेरु उड़ चुके हैं, पर उसे इस बात का बिल्कुल मलाल नहीं था कि उसने जमुना जी के कहने के बावजूद भी वंदना को बुलाया नहीं, बल्कि बिना वक्त गवाए वो फटाफट अम्मा के शरीर पर से गहने निकालने लगी। लेकिन तब तक माधव भी उठकर आ गया। उसे अम्मा के शरीर पर से गहने उतारते देखकर माधव बोला, क्या कर रही हो तुम? अम्मा के गहने क्यों उतार रही हो? तुम्हें पता है ना अम्मा को गहने पहन कर रखना बहुत पसंद है। अरे अब काहे की पसंद, अम्मा तो गई। अचानक ममता के कहने पर माधव फटाफट अम्मा के पास गया और उनके शरीर को छूकर देखा। अम्मा का शरीर ठंडा पड़ चुका था, शायद काफ़ी देर पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अम्मा के गहने निकालने में लगी हुई हो। बता नहीं सकती थी कि अम्मा अब छोड़कर जा चुकी है। अरे अम्मा तो जा चुकी हैं, कहीं गहने भी ना चले जाए इसलिए निकाल रही हूँ। अभी लोग आ जाएंगे तो सबसे पहले गहने ही हटाएंगे। कौन लोग आकर हटाएंगे?
माधव ने प्रश्न किया तो ममता उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारी बहन और कौन? वही एक है जिसकी नज़र है इन गहनों पर। इसके आगे माधव ने कुछ नहीं कहा, बस कुछ देर तक ममता की लालच भरी नज़रों को देखता रहा, जबकि ममता अपने काम में लगी रही। थोड़ी देर बाद उसने वंदना और बाकी रिश्तेदारों को फ़ोन कर अम्मा के संसार से कुछ कर जाने की खबर दी। जब क्रियाकर्म हो गया तो वंदना वापस अपने पति के साथ जाने लगी। तब माधव वंदना से बोला, वंदना, तू तो इस घर की बेटी है, तुझे तो कम से कम 15 दिन यहाँ रुकना ही चाहिए। नहीं भाई, जिस घर से अम्मा ने खुद ही जाने को कह दिया था वहाँ मेरा रुकना ठीक नहीं। फिर तुम तो सब कुछ जानते ही हो, अपने स्वाभिमान की रक्षा तो मुझे खुद ही करनी है। अब तो अम्मा भी नहीं रही, अब तो मेरा मायका भी खत्म। कहते कहते वंदना की आंखों में आंसू आ गए। माधव ने देखा कि ममता अपने रिश्तेदारों में घिरी बैठी है, पर एक बार भी उसने वंदना को सांत्वना नहीं दी। सच, आज वाकई उसकी बहन का मायका खत्म हो रहा था, पर फिर भी माधव ने भी वंदना को रोका नहीं। वंदना अपने पति के साथ बाहर आ गई। दोनों रवाना होने वाले थे। इतने में माधव फिर वंदना के पास आया और एक छोटी सी पोटली उसे देकर बोला, ये अम्मा ने तेरे लिए दिए थे, ये ले जा। ये अम्मा का आशीर्वाद है, उन्होंने खुद अपने हाथों से मुझे दिए थे कि वंदना को दे देना। और रही बात मकान में हिस्से की तो नहीं भाई, मुझे कोई नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ कि आपकी स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है, आप तो ये अपने पास ही रखो। पर वंदना, ये गहने तेरे हैं, इस पर सिर्फ और सिर्फ तेरा हक है। इससे पहले कि तेरी भाभी के साथ रहकर मेरी भी नीयत खराब हो जाए, तू इन्हें ले जा। और रही बात मायके की, तो जरूरी नहीं कि तू यहाँ आए, मैं तेरे पास आ जाऊँगा, तेरे स्वाभिमान को खत्म नहीं होने दूंगा। मायके का आंगन ना सही, भाई का दामन तो है। अपने भाई माधव की बात सुनकर वंदना उसके गले लगकर फूट फूट कर रोई। कुछ देर बाद जब मन हल्का हुआ तब माधव से विदा लेकर वंदना वहाँ से रवाना हो गई। वो दिन था और आज का दिन है। वंदना कभी अपने उस मायके के घर में नहीं गई। हाँ, माधव हर रक्षाबंधन और भाई दूज पर खुद अपनी बहन के घर पर आ जाता है। हालांकि ममता ने इस पर भी काफ़ी हंगामा किया था, पर माधव एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता, तो ममता धीरे धीरे अपने आप ही चुप हो गई। और रही बात गहनों की, तो ममता उन गहनों के लिए अपना सिर पीटती रह गई। जब माधव ने उसे ये बताया कि अम्मा ने मकान बेटे के नाम तो गहने बेटी के नाम किए थे, और गहने उसने खुद वंदना को दे दिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर बताएं।